नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज की इस वीडियो में अपन बीए पार्ट थर्ड के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारतीय विदेश नीति के एक मूलभूत सिद्धांत तथा बीए पार्ट प्रथम के इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण या संबंधों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पंचशील समझौता या पंचशील सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पंचशील समझौता क्या है? ये समझौता किसके साथ किया गया? इन पंचशील सिद्धांत में कौन कौन से 5 सिद्धांत हैं और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इनका क्या व्यवहारिक पक्ष है, इन सब का अध्ययन अपन इस वीडियो में करेंगे। अतः शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो में पंचशील समझौता। पंचशील समझौता क्या है? भारतीय विदेश नीति का ये एक मूल सिद्धांत है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा हस्तक्षेप के विश्वास के आधार पर राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण संबंध कायम करने के लिए पंचशील के सिद्धांत एक महत्वपूर्ण उपकरण या टूल साबित हो सकता है। पंचशील के सिद्धांतों पर औपचारिक रूप से भारत और चीन के तिब्बत के बीच जो व्यापार और शांति के समझौता, जो कि 29 अगस्त 1954 को भारत और चीन ने तिब्बत के क्षेत्र में जो व्यापार और शांति के लिए जो समझौता 29 अगस्त 1954 में जिस पर हस्ताक्षर किए थे, वहीं पर औपचारिक रूप से पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये ध्यान रखना, तिब्बत जो कि पहले अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर अंग्रेजों के अधीन था, उसके बाद में भारत को ये जो अंग्रेजी विरासत के रूप में मिला था, लेकिन चीन इसे अपना अंग मानता था। इसलिए भारत ने जो भी अंग्रेजी विरासत में जो तिब्बत के मामले में भारत को जो अधिकार मिले थे, इस समझौते के तहत उसने ये अधिकार चीन को दे दिया और चीन की प्रभुता को तिब्बत पर स्वीकार कर लिया, ताकि दोनों राष्ट्रों के बीच में शांति और व्यवस्था बनी रहे। और इसी परिप्रेक्ष्य में पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। उसके बाद पंचशील का समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी भारत के जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके बीच और चीन के प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच में हुआ था। यानी 29 अगस्त 1954 में तिब्बत के मामले को लेकर के भारत और चीन में जो समझौता हुआ था, उस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वहीं चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई थे। जून 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई जो कि भारत की यात्रा पर आते हैं और दोनों देशों में एक संयुक्त घोषणा पत्र में पंचशील के समझौता जो या एग्रीमेंट जो पंचशील का हुआ था, उसको फिर से दोहराया जाता है। जो चित्र में आपके चाउ एन लाई भारत आए, नेहरू जी खड़े हैं प्रथम प्रधानमंत्री, और इनका जोरदार दृष्टि से यहाँ पर स्वागत किया गया था। और इस जो समझौता तिब्बत को लेकर 29 अगस्त को हुआ था, जून में जब इनकी यात्रा होती है, तो उसके बाद में इस समझौते के पर फिर दोहराया जाता है। पंचशील से क्या तात्पर्य है? देखना, पंचशील एक संस्कृत शब्द से बना है, पंच प्लस शील। पंच का मतलब होता है 5 और शील का मतलब होता है आचरण या व्यवहार के नियम। इस प्रकार शाब्दिक दृष्टि से यदि अपन देखें तो पंचशील से तात्पर्य है आचरण या व्यवहार के 5 नियमों से। पंचशील शब्द जो है वो प्राचीन भारत के बौद्ध जो अभिलेख है उनसे लिया गया है, जो कि बौद्ध भिक्षुकों के व्यवहार को नियमित और निर्धारित करने, यानी जो बौद्ध भिक्षुक होते थे उनके व्यवहार को नियमित और निर्धारित करने वाले जो 5 नियम थे, जिनको कि ये बौद्ध
भिक्षुकों के लिए। इन बौद्ध धर्म का ये झंडा था जिसमें 5 कलर है और ये 5 नियमों का उल्लेख करता है जो भिक्षुकों के व्यवहार को या आचरण को नियमित करते हैं, निर्धारित करते हैं। यहीं से नेहरू जी ने पंचशील शब्द लिया था। और चीन, जो कि चूंकि भारत के बाद में बौद्ध धर्म का अधिकाधिक प्रसार तिब्बत और उसके बाद चाइना में हुआ था, इसलिए चाइना में भी ये तिब्बत के मामले को लेकर जब बौद्ध भिक्षुक थे तो इसलिए इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया। पंचशील के 5 सिद्धांत। नंबर 1, पंचशील के 5 सिद्धांत इस प्रकार है। नंबर 1, एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और उसके बाद में प्रभुसत्ता या संप्रभुता का सम्मान करना। नंबर 2, एक दूसरे पर आक्रमण न करना। नंबर 3, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना। नंबर 4 है समानता एवं पारस्परिक लाभ। यानी समानता का मतलब है राष्ट्र छोटा हो या बड़ा हो, सभी को समान दृष्टि से देखा जाए। शांतिपूर्ण से अस्तित्व है। शांतिपूर्ण से अस्तित्व का मतलब है कि वैचारिक दृष्टि से आपके अंदर विभिन्नता हो सकती है, लेकिन फिर भी विश्व के अंदर अलग अलग विचारधारा के लोग हो सकते हैं, उन सब के अस्तित्व को हमें स्वीकार करना है। इस प्रकार से पंचशील के 5 सिद्धांत यदि इन्हें शॉर्ट ट्रिक्स दृष्टि से यदि देखा जाए तो एक दूसरे की प्रभुसत्ता अर्थात वो स्वतंत्र राष्ट्र है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, तो इसलिए उसकी जो संप्रभुता है, सर्वोच्चता है, उसको सम्मान किया जाए। इसके साथ ही एक दूसरे पर आक्रमण नहीं किया जाए, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दिया जाए और उसके साथ में समान माना जाए और शांतिपूर्ण अस्तित्व अर्थात वैचारिक विभिन्नता के बावजूद भी शांति के साथ में जीवन व्यापन किया जाए। ये पंचशील यानी आचरण के 5 सिद्धांत है। यदि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इन्हें लागू किया जाता है तो ये इस प्रकार से विश्व शांति को प्रोत्साहित करते हैं। पंचशील संधि या समझौते ने ये किसके बीच, भारत और चीन के मध्य तनाव को काफ़ी हद तक दूर किया था। इसके बाद भारत और चीन के बीच व्यापार और विश्वास बहाली को काफ़ी बल मिला। इसी बीच 1954 के बाद में हिंद चीनी भाई भाई के नारे भी लगाए गए। एक और कम्युनिस्ट देश था और एक और हमारा देश जो कि लोकतांत्रिक देश था, इनके बीच में इस तरह के प्रगाढ़ संबंध बनने लगे। लेकिन होता क्या है कि 1956 के बाद में तिब्बत के अंदर वहाँ के जो बौद्ध भिक्षुक हैं वो मुख्यतः चीन के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं कर पा रहे और 1958 के अंदर तिब्बत के अंदर चीनी साम्राज्य जैन वो वहाँ पर इस तरह के एक आतंक का राज्य स्थापित करने का चाइना प्रयास करता है तिब्बत के अंदर, क्योंकि उसका प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो तिब्बत के अंदर ऐसी स्थिति में वहाँ पर विद्रोह हो जाता है और विद्रोह के जो प्रमुख बौद्ध भिक्षुकों का जो नेता था उसका नाम था दलाई लामा और उसके जो अनुयायी है वो आते हैं भारत और भारत सरकार उन्हें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शरण दे देती है और यहीं से चीन और भारत के जो संबंध है वो खराब होने लग जाते हैं। उसके बाद जब संबंधों में खटास दोनों के अंदर आने लगा तो 1959 के अंदर चाइना एक ऐसा नक्शा पेश करता है जिसमें भारत का जो अक्साई चीन वाला प्रदेश है, जो जम्मू कश्मीर वाला, वो चाइना सीमा में दर्शाता है। उसके साथ ही उस जो अक्साई चीन वाला भूभाग है उस पर कब्जा करता है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, जिसे कि वो नेफा कहता है, उसको भी अपने नियंत्रण में मान लेता है। तो इस प्रकार से दोनों देशों में संबंधों में खटास आने लगता है और इसी परिप्रेक्ष्य में 19 अक्टूबर 1962 में चाइना भारत के विरुद्ध एक तरफा युद्ध की घोषणा कर देता है और इससे भारत को काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि इसमें भारत की पराजय होती है और वो खुद ही आक्रमण करके और पीछे हटता है। यद्यपि पंचशील समझौता भारत और चीन ने आपसी संबंधों को ठीक करने के लिए, इन दोनों देशों के बीच में संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए किया था, लेकिन चीन ने इसका गलत फायदा उठाया। राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा ये भी कहा जाता है कि पंचशील सिद्धांत को, ये जो सिद्धांत है जिसको स्वीकार किया था भारत ने 54 में, इनकी वैलिडिटी मात्र 8 वर्षों के लिए थी, क्योंकि 54 में आप बात करते हो 62 के अंदर चाइना आप पर अटैक कर देता है और
चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के साथ ही ये पंचशील की जो आत्मा, हिंद चीन भाई भाई के जो नारे लगे थे वो मर गई। लेकिन इसके बावजूद भारत का विश्वास नहीं डगमगाया और भारत आज भी अपने विदेश नीति के मौलिक सिद्धांत के रूप में पंचशील को स्वीकार करता है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना को स्वीकार करता है। इसलिए भारत का आज भी इन पर विश्वास है। कुछ आलोचक इसे केवल एक काल्पनिक या आदर्शात्मक सूत्र कहते हैं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता को नहीं स्वीकार करते। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें प्रत्येक राष्ट्र यानी कठोर उसकी नीति यही होती है कि अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा किया जाए, और जब राष्ट्रीय हितों को पूरा करने की प्रयास जब हर एक राष्ट्र करता है तो वहाँ आदर्श की कोई बात नहीं चलती। विदेश नीति में कठोरता का तत्व सम्मिलित हो जाता है, तो इसको ये स्वीकार नहीं करते। जबकि कुछ इसे मात्र अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की संज्ञा देते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में ये संभव नहीं लगता। फिर भी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रों के मध्य यदि आपको शांति, सुरक्षा और संबंधों के संचालन में इन सिद्धांतों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और संबंधों के संचालन में इस सिद्धांतों की भूमिका को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि ये राष्ट्रों के बीच दखल नहीं देना, आक्रमण नहीं करना और परस्पर शांति और सहयोग बनाए रखना, इन सब चीज़ों पर बल देता है। चूँकि ये स्वाभाविक रूप से आदर्शात्मक और नैतिकता का सिद्धांत अधिक है और इसे राष्ट्रों के व्यवहार में पूर्ण रूप से या वास्तविकता में लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कहा जा सकता है कि सभी देश यदि ईमानदारी से इन सिद्धांतों के अनुसार आचरण करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। भारत इन सिद्धांतों में विश्वास करता है। ये कारण है कि हमारी विदेश नीति के मूल सिद्धांत के रूप में इन सिद्धांतों को आज भी हम स्वीकार करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।